तो आप लोगों को मैंने ह्यूमन हेल्थ के अंदर ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर है, इसके अंदर मैंने आपको डिजीजेस बताया था और डिजीजेस में मैंने आपको समझाया था कि जितने भी डिजीज होते हैं तो वो किसी न किसी पैथोजन के थ्रू होता है। या तो वो बैक्टीरियल होगा, चाहे वो वायरल होगा, चाहे वो कोई प्रोटोजोन के थ्रू होगा, चाहे कोई हेलमिंथिस हो सकता है। तो अलग अलग तरह के पैथोजन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी और नॉट। अब हम बेसिकली यहाँ पर देख रहे थे अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज, इसके बारे में देख रहे थे। बैक्टीरियल डिजीज, द डिजीज विच आर स्प्रेडेड थ्रू द बैक्टीरिया। इसका एक एग्जांपल है टाइफाइड, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले आपको समझाया था, कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 चीजें आपको पढ़नी है। एक, जो डिजीज है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। दूसरा, वो कैसे स्प्रेड होता है, और तीसरा, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट, उसके प्रिकॉशन एंड क्योर क्या है। प्रिकॉशंस एंड क्योर, किस तरीके से यदि वो डिजीज हो जाता है फिर हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये जो 4 चीजें हैं ये हम किसी भी डिजीज के अंदर बात करेंगे। अब जो दूसरा डिजीज आपको बात करना है दैट इज निमोनिया, दैट इज निमोनिया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से ऐसा बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये कॉज होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या नाम है, तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक और इसका पैथोजन है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो ये वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज कॉल्ड एज निमोनिया। नॉर्मली इसमें होता क्या है, इन दिस पर्टिकुलर डिजीज our tracheal system and the lungs get affected. इसमें excessive secretion of mucus होना शुरू हो जाता है, and due to which the water like secretion get filled into the alveoli, and because of which it is difficult to breathe, because since the alveoli is filled with the mucus or water like secretion, so the exchange of air will be not easily take place, and because of which we will be facing the oxygen carrying capacity will also decrease, और इसके कारण क्या होगा, हमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। दूसरी बात ये क्लियर हो गया कि ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी के जो ट्रैकियल सिस्टम है और जो लंग्स है उसको अफेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस अकर ड्यू टू विच द alveoli get filled with the mucus, and due to which we feel difficulty in breathing. So this actually occurs into pneumonia. Commonly जो छोटे बच्चे होते हैं they get affected by this bacteria, because when we become older than 8 to 9 years our body automatically develops immunity against these bacteria. लेकिन उससे पहले हमारे बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो इन बैक्टीरिया से लड़ सके। तो इस कारण से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आया समझ में ये बात। दूसरी बात है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, ये क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड करता है, तो ये जो स्प्रेड करता है दैट इज डिपेंडिंग थ्रू द ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स।
जैसे मान लीजिए कोई किसी आदमी को निमोनिया है और वो खांसता या छींकता है, तो उससे क्या होगा, द ड्रॉपलेट्स विल बी रिलीज्ड इनटू द एयर, एंड इफ दोज ड्रॉपलेट्स आर इनहेल्ड बाय सम अदर पर्सन, then the bacteria will enter into that particular person or not. So through that the person will get affected or not. मान लो कोई आदमी है जिसे निमोनिया है and his handkerchief will be containing those bacteria or not, because at the time of sneezing and coughing he or she will be using those handkerchiefs, and if those handkerchiefs are used by some other healthy person, then also these diseases can be transmitted from one person to another person or from infected person to a healthy person or not. तो ये चीज होता है, this is the mode of transmission. तो mode of transmission क्या हो गया, through the water droplets released at the time of sneezing and coughing. तो एयर के थ्रू वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास ट्रांसमिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब सवाल ये है कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है. स्प्रेड समझ में आ गया. वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है. सिम्टम्स की हम बात करें, सिम्टम्स की हम बात करें तो जिस व्यक्ति या जिस बच्चे को निमोनिया होगा उसे हेडेक हो. कुछ कॉमन, मैंने बार बार बता रहा हूं, कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो सब में आप डाल सकते हो. हेडेक, वीकनेस, ठीक है, नौसिया, ठीक है, चक्कर आना, ठीक है, वीकनेस बताई दिया. तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं. फीवर भी एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है. इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी. एक बच्चा कफिंग करेगा या नहीं करेगा. कफिंग विथ रस्टी म्यूकोइड स्पेक्ट्रम. जब वो खांसेगा तो बलगम होता है ना, बलगम से कहते हैं. तो नाकों में म्यूकस जो होगा वो सूख जाएगा, ठीक है. तो नाक और मुंह से बलगम्स निकलेंगे, मतलब कफ निकलेगा. तो खांसेगा, कॉन्टिन्यूअस खांसने का कारण क्या होगा, चेस्ट पेन होगा. चेस्ट पेन के साथ हेडेक होगा. इसके अलावा उसे रह के ठंड लगे, सडन चिल महसूस होगा. तो फीवर हो, समय समय ठंड लग रही हो, कफिंग में along with the mucoid sputum, so that is certain symptoms of pneumonia or not. इसमें एक चीज और होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफी बढ़ेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा. So the temperature will be also fluctuating in this particular disease or not. So these are certain symptoms of pneumonia. अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को यदि निमोनिया हो गया है तो उससे कैसे बचा जाए. ठीक है, एक बात समझो, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. तो एरिथ्रोमाइसिन is one of the antibiotic which is commonly provided into this particular disease or not. Erythromycin, tetracycline, they are the common disease. और जिस जो आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए. ठीक है, गर्म पानी का यूज करना चाहिए. ठीक है, और इसमें डॉक्टर के से मतलब सलाह लेना चाहिए. इसकी एक सबसे बड़ी पहचान है, जो लिप्स और नेल्स होते हैं, लिप्स और नेल, वो ब्लूइश कलर के होने लगते हैं. और जब वो ब्लूइश कलर के होने लगे तो समझ लेना कि एक बच्चा जो है वो निमोनिया से कंप्लीटली सफर कर चुका है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द निमोनिया. तो बैक्टीरियल डिजीज जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से हम डील करते हैं, समझ में आ गया. तो एक बैक्टीरियल डिजीज की बात कर लिया. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, we will talk about a protozoan disease, मलेरिया. नेक्स्ट कौन से डिजीज की बात करेंगे, मलेरिया. इसकी बात करेंगे, मलेरिया. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरिया को या मलेरिया को बात की है. सबसे पहली बात, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है.
इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज अलग अलग तरह के होते हैं। इंडिया के अंदर कॉमनली जो स्पीसीज लाइज करते हैं वो 4 हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, कौन कौन से 4 स्पीसीज हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स विच इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इन चारों में जो सबसे डेंजरस स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। उसका कारण क्या है? यदि किसी आदमी को मलेरिया हुआ है तो उसका पहचानने का तरीका यह है कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फीवर आएगा along with sweating and chill, sudden chill। ठीक है, हाई फीवर होगा, पसीना छूटेगा, ठंड लगेगी। तो ये रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, 18 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस आदमी को मलेरिया है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें सबसे जो डेंजरस है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और सबसे जो कॉमन है, ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडिया के अंदर। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम डेंजरस क्यों है बता, ये जान लो। जैसे मैंने कहा सिम्टम क्या है तो पहचानने का कि रेगुलर इंटरवल पे फीवर आएगा। फेल्सीपेरम में रेगुलर इंटरवल पे फीवर नहीं आता है, इससे इस कारण से उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है समझ आ गया। अब ये जो स्प्रेड करता है, ये स्प्रेड करता है बाय द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज, बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कैसे स्प्रेड करता है ये? बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब सवाल ये कि ये किस तरीके से स्प्रेड करता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। तो जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, क्या करता है? बाइट करता है ह्यूमन को, तो वो एक इन्फेक्टिव स्टेज, जो मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो इंजेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजोइट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पोरोजोइट। तो जब वो काटता है तो वो उसके सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइट्स होते हैं विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज। ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोइट विल बी इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी और नॉट, तो वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से वो लीवर में जाता है। ब्लड से कहां जाता है? वो लीवर में जाता है और लीवर में वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है। लीवर के अंदर क्या करता है? मल्टीप्लाई their number by their number through pre-erythrocytic cycle, pre-erythrocytic cycle किसकी मदद से? हो प्री-एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की मदद से वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और उसके बाद जब उसके नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज होता है। और जब वो रिलीज होता है तो उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट, क्रिप्टोमेरोजोइट्स, क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स होते हैं, दे एंटर इनटू आरबीसी। ये कहां एंटर करता है? आरबीसी के अंदर, जिसके अंदर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और उसके बाद ये दो तरह के स्ट्रक्चर में टूटता है। वन इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोफाइट एंड अनदर इज कॉल्ड एज माइक्रो गैमेटोफाइट।
ये क्या चीज में रिलीज हुआ, मेगा गैमेटो फाइट एंड माइक्रो गैमेटोफाइट। ठीक है, ये दो चीजों में रिलीज होता है। अब इसमें एक बात समझिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेगा गैमेटोफाइट को साइट कर लो, साइट, ठीक है, मेगा गैमेटोसाइट एंड मैक्रो, मेगा एंड मैक्रो। मेगा एकदम बता रखा है, ये हमेशा फीमेल के लिए यूज करते हैं, माइक्रो वर्ड हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं। तो इसमें दो तरह के गैमेट को रिलीज किया, मेल फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। जब आरबीसी के अंदर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो आरबीसी बर्स्ट करता है। आरबीसी क्या होता है, बर्स्ट करता है। और जब आरबीसी बर्स्ट करता है तब वो क्या होता है, उसमें से मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट निकलता है। जब आरबीसी बर्स्ट करता है, ठीक है, तो हीट रिलीज होगा या नहीं होगा, इस कारण से आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन जैसे ही आरबीसी बर्स्ट करता है तो उसमें से एक केमिकल निकलता है, हेमोज्वाइन। क्या निकलता है, हेमोज्वाइन केमिकल निकलता है। और ये केमिकल, ठीक है, चिल्ड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही आरबीसी बर्स्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, ठीक है, और उसके रिलीज, आरबीसी के बर्स्ट होने के बाद रिलीज क्या हुआ, हेमोज्वाइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग स्वेटिंग एंड चिल। उसके लिए ठंड लगेगा, तो चिल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेमोज्वाइन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा रेगुलर इंटरवल पे आरबीसी बर्स्ट करते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर काफी ठंड लगेगी। तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये मलेरिया है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये सब ह्यूमन के अंदर हो रही है, कुछ और के अंदर हो रही है, ह्यूमन के अंदर। अब मान लो कि किसी आदमी के अंदर मलेरिया के गैमेटोफाइट्स हैं और उसको मच्छर ने फिनस ने काट लिया, तो ये उसके अंदर एंटर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है। एंटर करने के बाद वो दोनों जाके फ्यूज करता है उनके स्टमक के अंदर एंड फॉर्म्स जाइगोट। जो जाइगोट है ये उनके इंटेस्टाइन से अटैच रहता है, इंटेस्टाइन से अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे अटैच होता है, ठीक है। और जब वो अटैच होता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग सी फॉर्म होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऊसिस्ट। एक कवरिंग सी प्रेजेंट होगी, सिस्ट होता है, सिस्ट मतलब कवरिंग। तो इस स्टेज को हम उकीनेटी भी कहते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, उकीनेटी। अब यहाँ पर ये अटैच होकर ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, उसके मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है और वहां पर वो ग्रो होता है एज ए स्पोरोजोइड व्हिच इज इंजेक्टेड व्हेन ही बाइट ए ह्यूमन बीइंग्स। जब ह्यूमन बीइंग्स को बाइट करता है, ठीक है, तो वो पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है उसके अंदर। तो यदि उसके अंदर सलाइवा इसलिए इंजेक्ट करता है कि उसके सलाइवा के अंदर एक लोकल सेडेटिव होता है। लोकल सेडेटिव करने का मतलब जहां पर वो खून चूस रहा होगा वहां पर वो सेडेटिव इंजेक्ट हो गया तो सेडेटिव का उस पर्टिकुलर रीजन को शून्य कर देता है, उसके नर्वस सिस्टम को वर्क करने नहीं देता है। तो इससे क्या होगा, मच्छर वहां बैठ कर खून चूस रहा होगा, आपको पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो वो वहां के एरिया को शून्य कर देता है लोकल सेडेटिव के कारण। तो उस लोकल सेडेटिव के साथ साथ यदि वहां पे स्पोरोजोइट है तो वो भी उस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का वो रन करता है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का वो रन करता है, ठीक है। तो इससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे होता है लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी आदमी को कैसे बचाया जा सकता है, क्या सिम्टम है, पहले तो क्या सिम्टम है कि उसको मलेरिया हो गया है। देखिए सिम्टम क्या है, सबसे पहले बात तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सिम्टम है कि रेगुलर इंटरवल पे फीवर होगा। क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पे फीवर होगा। तो उसमें क्या होगा, एकाएक टेम्परेचर जो होगा वो काफी पिक पे जाएगा। पिक पे कब जाता है, जब आरबीसी बर्स्ट करता है, ठीक है। और
जब टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करने के बाद क्या होगा, उसके स्वेटिंग होना शुरू होगा, एंड आफ्टर दैट द हेमोजोइन व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बर्स्टिंग ऑफ द आरबीसी, सो दैट विल बी रिलीज्ड इन द बॉडी एंड दैट विल ब्रिंग चिलनेस, टू सर्टेन चिल विल बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये चीज होगा या नहीं होगा? इसके अलावा और क्या क्या चीज है? देखो, नौसिया, हेडेक, वीकनेस, ये सब तो कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप इसमें डालोगे। इसके साथ मस्कुलर पेन होगा। यदि आदमी को मलेरिया हो रहा है तो मस्कुलर पेन भी होगा, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स विच विल बी अकरिंग इनटू द मलेरिया और नॉट, ड्यूरिंग मलेरिया और नॉट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी आदमी को मलेरिया हो गया या मलेरिया से बचाना है, तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर क्या क्या है? प्रिकॉशनरी मेजर है कि आपको मॉस्किटो नेट में सोना चाहिए घर में, और विंडोज पे वो जो वायर गेज होते हैं वो लगे होने चाहिए, मच्छर घर में ना आए। घर के आसपास कहीं पे भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉस्किटो आराम से ग्रो करते हैं, ठीक है। साफ सफाई होनी चाहिए घर के आसपास सराउंडिंग में। तो यदि ये सब चीजें हम करें, सो वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो और स्प्रेड ऑफ द मलेरिया और नॉट, ठीक है। इसके अलावा अब सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कि किसी को मलेरिया हो ही गया, तो फिर हम कैसे बचेंगे मलेरिया से, ठीक है। मलेरिया से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है, मान लो हो गया तो उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन जो लेते हैं उसमें एक मेडिसिन है जो कॉमनली यूज होता है केवल मलेरिया के लिए, ठीक है, और उसका नाम है आपका क्वाइनिन। क्या है? क्वाइनिन, ठीक है। तो क्वाइनिन किसी भी मेडिसिन के अंदर ये सॉल्ट है तो समझ लेना वो मलेरिया की दवाई है। ये बेसिकली चिंकोवा एक प्लांट होता है जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है, उस प्लांट से इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड दिस केमिकल इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। यदि मलेरिया की दवाई है तो उसमें क्वाइनिन का प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ठीक है। यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन और नॉट है। तो मलेरिया क्या होता है और इसका लाइफ साइकिल कैसे रन करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो मलेरिया के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमियोवाइसिस, ठीक है। इसकी बात करेंगे एमियोवाइसिस की। एमियोवाइसिस भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। क्या है?